नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जो कि प्लेटफॉर्म रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 बुक है। तो इस बुक का टेस्ट सीरीज नंबर 10 रहा है दोस्तों हमारा ये सेट। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक अलग अलग टेस्ट सीरीज को अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ सभी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही कई और पब्लिकेशन के बिहार एसएससी के लिए टेस्ट सीरीज जो बनाए गए हैं सभी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये सभी टेस्ट सीरीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 10 को अब स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न क्या है टेस्ट सीरीज नंबर 1 का, नवंबर 2023 में किसने भारत के लिए फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है? तो कौन जीते हैं? वो एक विदित गुजराती है और एक है आर वैशाली, ये दोनों जीते हैं दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये दोनों का नाम दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एक फिल्म कलाकार हैं, उनका नाम है आर माधवन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? इस स्थान का नाम है रियाद। यहाँ पे 76वें संस्करण का आयोजन किया गया था संतोष ट्रॉफी का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चौथा प्रश्न, तो सार्क का सदस्य तो पाकिस्तान भी है, भूटान भी है और भारत भी है, लेकिन ईरान नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरा चौरी का घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो वो हुआ था गोरखपुर जिला में चौरा चौरी की घटना, जो कि यूपी में आता है। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा गोरखपुर। इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो जो रखा गया है वो है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह पहले उसका नाम था, जो कि अब बदलकर उसका नाम कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन क्या है? नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है गोवा राज्य में। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 8वां प्रश्न, वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? उनके नाम है सेल्वा प्रभु तिरुमनन। क्या है? सेल्वा प्रभु तिरुमरन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट का खिताब मिला है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या है आपका पहला कथन, ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट है। तो जी दोस्तों ये सही कथन है। इसके मूर्तिकार जॉर्ज स्टैनली हैं, ये भी सही कथन है। क्या है? जॉर्ज स्टैनली हैं, यानी कि जो है ये दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? वो राज्य सरकार है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 कुमार चरित किसने रची थी? इसकी रचना किए थे दांडी ने। किसने? दांडी ने 10 कुमार चरित्र की रचना किए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हर्षचरित की रचना कौन किए थे? वो किए थे भानभट्ट। उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? तो उबेर कप का जो संबंध है वो महिला बैडमिंटन से। किससे? महिला यानी वुमेन्स बैडमिंटन से है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों के संख्या के कितना % से अधिक नहीं हो सकती है? वो होती है 15% से अधिक नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, यानी 15% यहाँ पे ब्लैंक स्थान पे भरा जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सोलो आना बुल्लू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? सोलो आना बल्लू, यह फुटबॉलर का नाम है सुब्रत भट्टाचार्य, इनकी यह आत्मकथा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है?
कौन सा है पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र? तो इसका उद्घाटन हुआ है तिरुपति में। कहाँ? तिरुपति में हुआ है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिरुपति। नेक्स्ट देखिए आपका 16वां प्रश्न क्या है, वो मैथ का प्रश्न है। तो 16वां प्रश्न से लेकर आपको पूरे 30 प्रश्नों तक सभी मैथों के प्रश्न होंगे, जो कि आप वीडियो से पॉज करके मैथ को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में मैथ को सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, और सॉल्व जो है अपने से कीजिएगा, हम तो सिर्फ आंसर दिखा सकते हैं। तो चलिए 31वां प्रश्न है, बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो वो किए थे अवध में। कहाँ? अवध में किए थे इसका नेतृत्व, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर होगा। बाबा रामचंद्र ने किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। 32वां प्रश्न है, राजा शशांक जिनके विरोध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, किसने? हर्षवर्धन ने। तो उस समय वो साम्राज्य के शासक थे। किस साम्राज्य के शासक थे? वो थे गौड़ साम्राज्य के शासक। कौन थे? राजा शशांक, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है, गौड़। निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? उन क्रांतिकारी का नाम है दोस्तों बाबा जतीन। कौन है? बाघा जतीन, यानी ऑप्शन नंबर इनका सी करेक्ट आंसर है 33वां प्रश्न का। पहला मुगल बादशाह कौन था? पहला मुगल बादशाह था बाबर। कौन था दोस्तों? बाबर था, यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा, पहला मुगल बादशाह। चेतई गिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला पर्व है, कौन से धर्म का मनाया जाने वाला पर्व है? वो है बौद्ध धर्म का मनाया जाने वाला पर्व चेतई गिरी बिहार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 35वां प्रश्न का। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है? कहाँ का? उड़ीसा का। तो जो है आपका धनु यात्रा है दोस्तों। कौन सा है? धनु यात्रा, उड़ीसा का लोकप्रिय त्यौहार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 37 प्रश्न। तो इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे, तो यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्या है, संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण को 10% बरकरार रखा है, तो ये भी कथन सत्य है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वीं संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो जी नहीं दोस्तों, यह कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए और बी दोनों सत्य होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। त्सोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्या है? त्सोंगमो झील कौन सा स्टेट में स्थित है? वो सिक्किम में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, ये नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन याद रखना है, सिक्किम में स्थित है त्सोंगमो झील, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना किया गया था 1955 में, आज़ादी के बाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 1955। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी, कौन सी कार्यक्रम थी? वो थे USSR। क्या थी? USSR कार्यक्रम थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41वां प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज, जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में INA के नाम से जानते हैं, उसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था दोस्तों 1942 ईस्वी में, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? इसकी पूर्ण स्वराज की घोषणा, इसकी घोषणा हुआ था 1929 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है 1929। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड विलियम बेटिक, जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से कहाँ मुंगेर स्थानांतरित की? तो वो किए थे मीर कासिम। किसने किए थे? मीर कासिम ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी इसका करेक्ट आंसर है, देखिए दिया हुआ है मीर कासिम। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? तो सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश बॉक्साइट का वो है उड़ीसा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
46वां प्रश्न देखिए, फिर से आपके मैथ के प्रश्न होंगे। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग दोनों के प्रश्न आपको आते जाएंगे, जो आप बारी बारी से सॉल्व करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके, और लास्ट में हम इसका आंसर शीट दे देंगे। जो भी आपका जितना भी सही होगा वो आप अपने से मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ बनाने में आपको टाइम लगेगा, और मैथ बनाने के वाली चीज़ है, इसका आंसर बताने से आपको मैथ आएगा नहीं। तो चलिए 61वां प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 61वां, फिर से 60 के बाद, निम्न में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है? तो किस देश का है? वो है जापान के संविधान से। कहाँ का? जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? उस अनुच्छेद का नाम है दोस्तों अनुच्छेद 34, यानी अनुच्छेद 34, जिससे कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? उस रानी का नाम है दोस्तों चांद बीबी। कौन? चांद बीबी उसका नाम है, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट आंसर है, जिसका विरोध किया था किसका? रानी जो है बादशाह अकबर के विरोध किए थे चांद बीबी रानी ने। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था 2009 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 65वां प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है? इसका संबंध किससे है? चीन से। ये तीनों जो है युद्ध हुआ था, प्रथम अफीम, द्वितीय अफीम, ताइपिंग विद्रोह, ये सभी चीन से संबंधित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाइना। पेसो किस देश की मुद्रा है? पेसो जो है अर्जेंटीना की मुद्रा है। कहाँ? अर्जेंटीना की मुद्रा है, जिसके खिलाड़ी लियोन मेसी एक फुटबॉल खेल प्लेयर हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है हमारा 67 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? क्या है? गुरुमुखी लिपि। तो गुरु अंगद ने इसकी प्रारंभ की है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारित किया है? वो किया है राजस्थान राज्य ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है किसमें? पंचायत चुनाव में। बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? यह योजना जो है दिव्यांगजन से, किससे? दिव्यांगजन से संबंधित है दोस्तों संबल योजना, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है हमारा, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। यह कथन सत्य है, यानी ये नहीं, पहला तो नहीं होगा। नेक्स्ट है, सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया। यह भी कथन सत्य है, यानी कि ये भी असत्य नहीं होगा, यानी न तो एक असत्य है ना ही दो असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्हें वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है? वो है 18 वर्ष की आयु जिसने प्राप्त कर ली है, वह सभी लोगों की आम सभा है 18 वर्ष से ऊपर की, यानी ऑप्शन नंबर डी बी इसका करेक्ट आंसर है, 18 वर्ष। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? यह अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। कितना? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास केंद्र उपागम मनाया गया था, या अपनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? वो किया गया है भाग 9 में। कितना? भाग 9 में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हरित ऊर्जा कोड GEC चरण 2 की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी? वो मंजूरी दिए थे भारत सरकार ने। किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, GEC चरण 2 योजना का मंजूरी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करती है? तो कौन सा है दर्रा दोस्तों? देखिए 75वां प्रश्न का, वो दर्रा का नाम है दीफू। दीफू दर्रा जो है त्रिसंधि का निर्माण करता है किसमें? भारत, चीन और म्यांमार की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76वां प्रश्न देखिए आपके रीजनिंग के प्रश्न है, तो फिर सभी रीजनिंग के प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए एक एक करके। सभी तरह के रीजनिंग होंगे, पैटर्न वाले होंगे, आपको फिर कोडिंग डिकोडिंग सभी होंगे इसमें।
तो चलिए 90 प्रश्नों तक आपके ये रीजनिंग के प्रश्न होंगे। 91 प्रश्न से फिर से स्टार्ट करते हैं अपना जनरल नॉलेज के प्रश्न। तो 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? क्या हमारा 44वां संशोधन तो वो किया है 301 को, अनुच्छेद 301 को जो है प्रभावित किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? वो बनाया गया था दामोदर नदी पर पहली नदी बांध, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संविधान कब लागू हुआ था? यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वो लागू हुआ था 7 अप्रैल। कब हुआ था दोस्तों? 7 अप्रैल को। लेकिन तिथि कितना था? वो था 1948 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक राइट आंसर है 7 अप्रैल 1948, ऑप्शन नंबर ए। कामेत, नामचा बारवा, गुड़ला मंधाता निम्न में से किसके नाम है? वो जो नाम है हिमालय के पर्वत चोटियों के नाम है। किसके? हिमालय के पर्वत चोटियों के, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिद्धा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से लेकर 1000 ईस्वी तक शासन किया? किस भाग पर किए थे? वो की थी कश्मीर भाग पे शासन। यह रानी थी दिद्धा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है इनमें से? तो है ऑक्सीजन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में O2 कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यह नहीं है ग्रीन हाउस गैस, बाकी ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट देखिए आपका N2 + O2 रिएक्शन करके NO बनाता है, तो किसके लिए बनाता है दोस्तों? ये केमिस्ट्री के प्रश्न है। तो Kc = Kf, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए का कारण है विषाणु। सबसे बड़ा कारण है हेपेटाइटिस ए का कारण विषाणु है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लांक नियतांक का मान जो है जूल सेकंड में है, तो कितना जूल सेकंड में है? वो है 6.626 × 10⁻⁻34 इसके सेकंड में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 99 का। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? तो वो ग्रेफाइट को किसे कहते हैं? किसे? ग्रेफाइट को कहते हैं ब्लैक लेड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? ग्रहों की गति का इसका प्रतिपादन किए थे जोहान्स केपलर। किसने? जोहान्स केपलर ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका उदाहरण जो है क्रिप्टो लॉकर है? तो किसका उदाहरण है? वो है आपका दोस्तों रैनसमवेयर का। किसका? रैनसमवेयर का क्रिप्टो लॉकर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विद्युत शक्ति के मात्रा को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। किस प्रकार व्यक्त करते हैं? उसको कहते हैं वोल्ट एम्पियर के। किसमें? वोल्ट एम्पियर के हिसाब से भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल क्रिया कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? तो वो कौन सा शामिल है? वो है मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये सभी 10th लेवल के आपके साइंस के प्रश्न हैं, वो बुक पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आएंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वो होता है द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो भी पिंडों के बीच होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106वां प्रश्न से आपके फिर देखिए वेनारे की आपके रीजनिंग के प्रश्नों के वेनारे आपके और सभी भी ये भी हैं आपका। देखिए कैलेंडर वाला भी प्रश्नों के ऐसे भी रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो वीडियो को पॉज कर करके रीजनिंग बनाते जाइए एक एक करके। फैमिली रिलेशन, ब्लड रिलेशन सब वाले आपके प्रश्न होंगे। तो चलिए फिर से 121वां प्रश्न आपका पहला फिर हो गया, स्टार्ट हो गया जीके का। उस धातु को पहचानिए जिसकी प्राकृतिक विषैली नहीं है। उस धातु का नाम है दोस्तों स्वर्ण। स्वर्ण यानी सोना। सोना जो होता है विषैली नहीं होता है इनमें से, बाकी ये सभी जो है विषैली होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण। निम्न में से कौन सा व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? कौन सा चीज़, कौन सा कथन इसमें जो दिया हुआ है वो स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? वो एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। कहीं भी आप रहिएगा दोस्तों स्वास्थ्य खराब होगा ही। अगर आप अच्छे खाना नहीं खाइएगा, अच्छे रहन सहन से नहीं रहिएगा, तो आप कितने भी बड़े घर में रहिए, आप स्वास्थ्य आपका खराब होगा ही। बाकी एक स्वस्थ स्थान में रहना ये आपका प्रमुख है। अच्छी आर्थिक स्थिति ये भी प्रमुख है। सामाजिक समानता तथा मेलजोल की भावना ये भी है। बाकी ये प्रमुख नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, किसी पात्र में दाब तथा ताप दोनों पर दो गैस ए बी के समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 के है। तो गैस ए तथा बी के अनुभार पर परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? तो परस्पर अनुपात होगा वो होगा 1:16 के हिसाब से होगा। ये आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आंसर, ये याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की? उसका नाम है दोस्तों हर्बन कोल्बे। क्या नाम है? हर्बन कोल्बे नाम है उस साइंटिस्ट का नाम, जो जर्मन रसायनज्ञ थे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही कथन की पहचान कीजिए, ट्रू स्टेटमेंट इसमें कौन सा है? तो जूल की शक्ति का मात्रक है, गलत है। न्यूटन शक्ति का मात्रक है, गलत है। न्यूटन जो है बल का मात्रक है। तो जी दोस्तों ये सही कथन है, न्यूटन जो है बल का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जूल बल का मात्रक है, ये भी गलत है आपका। वायुमंडल में तड़ित द्वारा गैस किसका स्थिरीकरण हो सकता है? तो होता है किसका? नाइट्रोजन का, N2 का होता है दोस्तों, N2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट नहीं है? इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। तो जी तो तरल होता है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, ये भी सत्य है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सत्य है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। तो जी दोस्तों इथेनॉल पानी में घुलता है, यानी कि यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक रूप से पाया जाता है? वो पाया जाता है मीथेन। कौन सा गोबर गैस में सर्वाधिक रूप से पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइडा में कौन सा अंग नहीं होता है? क्या है टेरिडोफाइडा में? तो टेरिडोफाइडा में मूल तो होता है, तना भी होता है, लेकिन पुष्प नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, पत्तियाँ भी होती है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि? इसका कारण क्या है? 130वां प्रश्न का उसका प्रमुख कारण है कि बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जो है कम प्रकीर्णित होता है, सूर्य का रंग लाल दिखना यही कारण से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक पारित तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव क्या होता है? सदैव एक पारित तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में जाता है, एक ही दिशा में, जिधर भी जाएगा एक ही दिशा में जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, एक दिशा में एकादेशिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ब्रॉडबैंड क्या है? ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संरक्षण जो है संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? ब्रॉडबैंड वो कर दी है आवृत्ति की व्यापक श्रेणी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आवृत्ति की ना ही उच्च श्रेणी, ना ही संकीर्ण, ना ही कम। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट है दोस्तों मोह, क्या है? मोह, MHO है विद्युत चालकता की यूनिट, ना ही ओम है, ना ही ओम क्यू है, ना ही ओम क्यू -1 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, MHO मोह। उस वर्णक का नाम बताएं जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो किसके कारण पौधों का रंग हरा होता है? वो होता है क्लोरोफिल के कारण, हम लोग सभी जानते हैं। ये आपके 8-9 के बुक में दिए हुए रहते हैं, साइंस के बुक में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो जो रासायनिक स्पीसीज हैं X और Y वो आपस में संयुक्त होकर उत्पाद क्या बनाते हैं? P बनाते हैं, ठीक। तो X और Y दोनों उपस्थित है, तो XY को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो निम्नलिखित में से XY तथा P स्पीसीज के संदर्भ में सत्य है। तो कौन? पहला कथन P एक यौगिक है, XY तथा यौगिक है, XY तत्व है और P का एक निश्चित संगठन है। तो दोस्तों जो आपका कथन सत्य है वो P एक यौगिक है, XY तत्व है तथा जो है P एक निश्चित संगठन है, बाकी ये कथन सत्य नहीं है, XY यौगिक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा, 1, 3 और 4। नीचे दिए गए कथन बताइए कि कौन सा कथन जो है निहित में है। तो देखिए आपका कौन सा कथन निहित है? एक्स ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया, समीकरण एक कागज़ पर हल किया गया था, समीकरण एक्स द्वारा समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से हल किया गया था। तो कौन सा कथन सही है आपको ये सब देखना है। तो ये आपके रीजनिंग के प्रश्न है, तो ना तो आपका ये सही है, ना ही 2 सही है, दोनों भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए 136 प्रश्न से लेकर जो भी आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं, आपके कथन वाला है, सरसर रीजनिंग वाला, वो आप सभी बनाते जाइएगा।
देखिए 150 प्रश्नों तक अब आपके पूरे रीजनिंग ही होंगे। तो 150 प्रश्नों वाला आपका ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है दोस्तों। और ये रहा आपका आंसर की, जो आप मैथ और रीजनिंग सभी बनाइएगा, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा, तो उससे आप फिर मिलान कर लीजिएगा कि आपका कितना सही होता है, कितना गलत होता है। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वीडियो नंबर 11 में। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।